अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज की वीडियो में हम कोई सीआरपीसी या कोई कानून शहादत का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि आज की वीडियो से आगे हम अपनी लॉ गेट की प्रेपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी से, जिसमें लॉ गेट के सिलेबस में आप देखें तो सीपीसी के डिफरेंट टॉपिक्स बताए हुए, पूरी की पूरी सीपीसी उठाकर नहीं दी हुई। तो अगर आप देखें तो सीपीसी में हमारे पास सेक्शन 1 to 12, फिर स्किप करके सेक्शन 15 से 20, फिर उसके बाद सेक्शन 47, सेक्शन 71, सेक्शन 96, सेक्शन 104, सेक्शन 112 और लास्ट में सेक्शन 151। ये हमारा टोटल सेक्शन का सिलेबस है सीपीसी का लॉ गेट के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन। सीपीसी से के सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीपीसी बनी कब थी, सीपीसी पास कब हुई थी। सीपीसी वाज बेसिकली पास्ड ऑन 21 मार्च 1908 बाय लेजिस्लेचर ने 21 मार्च 1908 को सिविल प्रोसीजर कोड को बना दिया था और उसके बाद बनाने के बाद अब 1 साल बाद इसको इन्फोर्स कराया गया था। सीपीसी वाज बेसिकली इन्फोर्स्ड ऑन 1 जनवरी 1909, यानी कि इस टाइम के दरमियान जितना भी अरसा था उसमें पुराना लॉ चल रहा था और सीपीसी बनाने वालों ने 21 मार्च 1908 को जब इसे पास किया तो ये कहा कि अब ये जो इन्फोर्स होगा ये 1 जनवरी 1909 से होगा। बेसिकली आपको ये दो डेट्स फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों एमसीक्यू पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 बेसिकली डील करता है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। डेफिनेशन क्लॉज में जितनी भी डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो इस कोड के लिए बताई जाती हैं, यानी इस कोड के अंदर इन चीजों का क्या मीनिंग बनता है। सबसे पहली बात, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 कोड को डिफाइन कर रहा है। कोड क्या है? सीपीसी के अंदर कोड इंक्लूड रूल्स, ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि कोड का क्या मतलब है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के अंदर कोड से मुराद है रूल्स। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिक्री को डिफाइन कर रहा है। अब डिक्री बेसिकली क्या? वैसे हमसे पूछा जाए कि डिक्री क्या है तो हम क्या कहते हैं कि डिक्री एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन कर रहा है, जो पार्टीज के राइट्स के बारे में बता रहा है कि सूट के अंदर जो पार्टीज हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इसको अपनी बेयर एक्ट के साथ देख के पढ़ें तो बेयर एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो कंक्लूसिवली डिटरमिन कर रहा है राइट्स ऑफ दी पार्टीज को। हतमी फैसला है अदालत का, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है किस चीज की? कि जो पार्टीज के राइट्स हैं किसी भी ऐसे मैटर से रिलेटेड जो इन कंट्रोवर्सी इन द सूट है, मीन्स टू से जिस बात पर झगड़ा हो रहा है उस चीज से उन पार्टीज के राइट्स को डिटर्मिनेशन करना, इसको हम कहते हैं डिक्री। ये अदालत का हतमी फैसला है जिसमें अदालत पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन कर रही है। अब ये जो डिक्री है ये हमारे पास 2 तरह की होती है, प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है? डिक्री को उस वक्त प्रीलिमिनरी कहा जाता है जब एक सूट के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग्स चलनी होती हैं। प्रीलिमिनरी डिक्री में हमेशा फर्स्ट पार्टीज के राइट्स की डिटर्मिनेशन होती है, सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, सूट फर्दर चलना है। अब जब सूट फर्दर चलता है और लास्ट में जब कोर्ट एडजुडिकेशन कर देती है, जब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो तब कहते हैं कि डिक्री क्या है? वो फाइनल हो चुकी है। और इसी सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी डिक्री है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर आपको याद हो तो ऑर्डर 7
रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिस्कस किया गया था कि प्लेंट कब किन बेसिस पे रिजेक्ट की जाती है। सो वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो ऑर्डर 7 रूल 11 में बताई गई है वो भी क्या है, एक डिक्री है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 जो कि डिफाइन कर रहा है डिक्री होल्डर को। अब डिक्री होल्डर को कैसे समझें आप? हमने बात की डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, एडजुडिकेशन है। ऑब्वियसली जब डिक्री पास होती है तो सूट के अंदर जो दो पार्टीज हैं, एक के हक में डिक्री पास हो रही है और एक के अगेंस्ट डिक्री पास हो रही है। फैसला इसी तरह आता है ना, किसी के हक में और दूसरे के खिलाफ। अब जिसके फेवर में डिक्री पास हो रही है उसको कहते हैं डिक्री होल्डर। जिसके हक में फैसला हुआ है उसको कहा जाता है डिक्री होल्डर। जबकि ऑन द अदर हैंड जजमेंट डेटर क्या है हमारे पास, वो बंदा जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई है, जिसके हक में फैसला नहीं हुआ, जो अदालत के फैसले का मकरूज है, उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। सो डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक के फेवर में और एक के अगेंस्ट में। उसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 डिफाइन करता है फॉरेन कोर्ट को। फॉरेन कोर्ट क्या है, कोई भी ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान की लिमिटेशन से बाहर है, जो पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है, बल्कि वो पाकिस्तान की लिमिटेशन से बाहर है, तो ऐसी कोर्ट को कहा जाता है कि वो क्या है, फॉरेन कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 डिफाइन करता है फॉरेन जजमेंट को। सिंपली फॉरेन कोर्ट क्या है, वो कोर्ट जो पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है। अब यही जो कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसको कहा जाता है फॉरेन जजमेंट, यानी कि एनी जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट देती है वो फॉरेन जजमेंट है। बहुत ही सिंपल। उसके बाद है सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 डिफाइन कर रहा है गवर्नमेंट प्लीडर को। अब गवर्नमेंट प्लीडर को समझने से पहले प्लीडर को समझना जरूरी है। सो इसी सेक्शन की सब क्लॉज 15 में प्लीडर को एक्सप्लेन किया गया है। प्लीडर क्या है, कोई भी ऐसा बंदा हु इज इंटाइटल्ड टू अपीयर इन कोर्ट एंड प्लीड। वो बंदा जो कोर्ट में अपीयर होता है और कोर्ट में आकर प्लीड करता है उसको कहते हैं प्लीडर। अब ये प्लीडर कोई भी हो सकता है, हमारा लॉयर, हमारा वकील, एडवोकेट, अटॉर्नी, इन सबको कहा जाता है प्लीडर, जो कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं और अपना केस प्लीड करते हैं। अब प्लीडर तो ये हो गए। अब गवर्नमेंट प्लीडर क्या है, गवर्नमेंट प्लीडर वो बंदा, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किस काम के लिए अपॉइंट किया है, कि इस कोड के अंदर दिए गए तमाम फंक्शंस को वो ऑफिसर परफॉर्म करेगा। वो कौन हो गया, वो गवर्नमेंट प्लीडर हो गया। या फिर एनी प्लीडर हु इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट प्लीडर, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इस कोड के अंदर दिए गए तमाम फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 जो कि डिफाइन कर रहा है जज को। जज कौन है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट इज कॉल्ड जज। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स टू से कि वो बंदा जो हदायतकार है, जो सदारत कर रहा है कोर्ट की, उसको कहते हैं जज। और दूसरी चीज, अब इसके साथ ही जजमेंट है, लेकिन जजमेंट को समझने से पहले हम लोगों ने डिक्री को तो डिस्कस कर लिया कि डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स, एडजुडिकेशन। जजमेंट को समझने से पहले हमें ऑर्डर को समझना जरूरी है। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिक्री। कोई भी ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है वो क्या है, वो ऑर्डर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जज के पास एक सूट आता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है जज के पास। जज रोजाना की बेसिस पे ऑर्डर्स लिखता जाता है कि आज ये कार्रवाई हुई, आज समन किया गया, फलां बंदों को कोर्ट में पेश किया गया, एविडेंसेस रिकॉर्ड की गई, ये तमाम ऑर्डर्स जज लिखता है।
और इन ऑर्डर्स को लिखने के बाद जब फाइनल हियरिंग में जज कोई कंक्लूसिव फैसला दे रहा है, कोई हतमी फैसला दे रहा है, तो वो हतमी फैसला क्या है? वो डिक्री है। सो मीन्स टू से कि जितने भी डिक्रीज हैं वो ऑर्डर्स हैं, लेकिन जितने भी ऑर्डर्स हैं वो डिक्रीज नहीं है। इस स्टेटमेंट को अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स बट ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। तमाम डिक्रीज ऑर्डर्स हैं लेकिन तमाम ऑर्डर्स डिक्री नहीं है। डिक्री क्या है? जो सिर्फ अदालत का हतमी फैसला है, जो कंक्लूसिव एडजुडिकेशन है, उसको कहा जाता है डिक्री। और कोई भी ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है तो उसको कहा जाता है, वो क्या है? ऑर्डर है। सो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में, अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसमें ये नीचे दिया जाता है कि ऑल द डिक्रीज आर नॉट ऑर्डर बट ऑल द ऑर्डर्स आर डिक्री, ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स बट ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट डिक्री। सो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आता है जजमेंट क्या है। अब जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। सिंपली अदालत का वो तफसीली फैसला जो रीजंस ऑफ डिक्री की बुनियाद पर दिया जाता है उसको कहते हैं जजमेंट। डिक्री होगी, कंक्लूसिव एडजुडिकेशन होगी, अब पार्टीज आती हैं और कहती हैं कि आपने इसके फेवर में क्यों दिया और इसके अगेंस्ट क्यों दिया, तो वो जो जज तफसीली फैसला करता है वो उसको कहते हैं जजमेंट। उसमें ग्राउंड्स ऑफ डिक्री की बेसिस पे दिया जाता है। फिर आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? कोई भी ऐसा बंदा जो लॉ के अंदर किसी डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी मरे हुए बंदे की जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इंटरमेडल्स। इंटरमेडल्स का भी सिंपल मतलब वही है कि यानी कि रिप्रेजेंट करना। सो जब कोई बंदा किसी मरे हुए इंसान की जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो कोई भी हो सकता है, उसका बेटा, उसका पोता, उसकी नौकर या कोई भी जो उसकी जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद आता है मीन्स प्रॉफिट। अब ये मैसने प्रॉफिट नहीं है, ये मीन्स प्रॉफिट है। एस इसमें साइलेंट है। मीन्स प्रॉफिट क्या है? सिंपली हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने किसी दूसरे बंदे से कोई घर लिया है किराए पर 1 साल के लिए। लेट से किराए पर उसने घर लिया है और उसने घर ले लिया, घर में रिहाइश भी कर ली, लेकिन वो अपने लैंडलॉर्ड को उस घर का किराया नहीं दे रहा। घर तो इस्तेमाल कर रहा है, जितने अरसे के लिए 1 साल के लिए जो उसने घर लिया है उसने पूरे 1 साल तक उस घर को इस्तेमाल किया किसी भी पर्पस के लिए, लेट से स्कूल के लिए, एकेडमी के लिए, पर्सनल रेजिडेंस के लिए, लेकिन उसने अपने लैंडलॉर्ड को किराया नहीं दिया। तो इस पूरे साल के अंदर जो ये फायदा उसने उस घर में रहकर हासिल किया है उसको कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। सिंपली any profit which is received from wrongful possession of any property। आप किसी चीज को इलीगल पोसेस कर रहे हो और इस इलीगल पोजेशन से जो आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा है उसको कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम दिस रॉन्गफुल पोजेशन इज कॉल्ड मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। मूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे तो हम कहते हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सीपीसी के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। ये भी आपके माइंड में आंसर होना चाहिए। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद आता है पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर को अगर हम नाम से जाने तो पब्लिक ऑफिसर मीन्स सिविल सर्वेंट, जो सरकारी मुलाजिम है, जो हुकूमत का मुलाजिम है, उसको कहते हैं पब्लिक ऑफिसर। इस सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 में पब्लिक ऑफिसर को कहा गया है कि जो जो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है वो पब्लिक ऑफिसर है। अब वो कोई भी जज हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की सर्विसेज में काम कर रहा है, कोई भी कमिश्नर या गजेटेड ऑफिसर मिलिट्री के अंदर या एयर फोर्सेस के अंदर, कोई भी ऐसा
सिंपली कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की सर्विसेज में काम कर रहा है, हुकूमत का सरकारी मुलाजिम है, उसको कहते हैं पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइंड। साइंड एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 के अंदर। वैसे तो हम साइन को देखें तो साइन सिग्नेचर से निकला है, यानी कि जो दस्तखत होता है, लेकिन सीपीसी के अंदर कहा गया है कि इन केस ऑफ जजमेंट एंड डिक्री साइंड इंक्लूड्स स्टैम्प, यानी कि जब तक दस्तखत के साथ उस बंदे की जज की स्टैंप नहीं होगी तब तक उसको ऑफिशियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ये आज की वीडियो में हमने सीपीसी का बेसिक सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3 से आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।